हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम दिल्ली सल्तनत को देखने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड जो है लेक्चर्स में से है। आप लोग के डिमांड पे बना रहा हूँ ये लेक्चर्स, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी जो है एंशिएंट स्टार्ट किया है। नेट जेआरएफ और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं या सीयूईटी के एग्ज़ाम आप देते हैं या फिर ग्रेजुएशन है उसके लिए आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हम कई सीरीज़ में लेक्चर लेकर आएंगे। पहले तो जैसे एक एंशिएंट का हम लेक्चर का सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट का लेक्चर सीरीज़ जो है हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और एक लेक्चर जो है आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देख लेंगे उसमें से। और दूसरा हम मिडीवल का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न का हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थर्ड एक और सीरीज़ जो है हमारा चलेगा जिसमें हम जनरली जो चीज़ें चलती है, जैसे कि आपको कोई हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड है या फिर कोई एक मिसलेनियस टॉपिक होता है, जैसे कि कोई रिसेंटली अभी जैसे आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और चोला एम्पायर अभी इतना ज़्यादा जो है वो चर्चे में है, तो हम उसके डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे कभी कभी बीच बीच में। तो इस तरह से 3-4 सीरीज़ में हमारे लेक्चर्स जो है चलेंगे और वीक में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 4 से 5 दिन जो है मैं वीडियो डालूँ। ठीक है, क्योंकि हर दिन रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, इतना समय नहीं रहता है, तो इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर दिन डालूँ, पर हर दिन डाल नहीं पाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम 4 या 5 दिन जो है वीक में लेक्चर डालूँ, अल्टरनेट डेज पर कम से कम। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो मिडीवल सीरीज़ का होने वाला है। और मिडीवल सीरीज़ में जो है हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत देखेंगे। और दिल्ली सल्तनत देखने के लिए हम आपको ये पहले बता दें कि अगर आप बीए प्रोग्राम में हैं या फिर ऑनर्स में हैं या फिर आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, इन सब के लिए ये वीडियो बना हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत ही वाइड वैरायटी जो है एग्ज़ाम्स का टारगेट करेगा और मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ें बताते चलूँगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मिडीवल अभी तक हमने इतना तक कवर नहीं किया है। अर्ली मिडीवल वाला जो फेज है, अर्ली मिडीवल वाले फेज में हमने अभी कुछ भी कवर नहीं किया है, क्योंकि मैं एंशिएंट जब पढ़ाऊंगा ना आपको तो इसको 3 पार्ट में बांट के पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एंशिएंट जो है हम 600 BCE तक करेंगे। ठीक है, एक ये मतलब एक वाटरमार्क हमारा ये रहेगा। ठीक है, दूसरा ये रहेगा 600 BCE से 600 CE तक। ठीक है, और एक सीरीज होगा हमारा 600 CE से 1200 CE तक। ठीक है, 3 फेज़ में हम एंशिएंट को करेंगे कवर। मिडीवल को हम 2 फेज़ में कवर करेंगे, आप दिल्ली सल्तनत है और फिर एक मुग़ल का करेंगे। ठीक है, फिर मॉडर्न में हम उसको भी 3 फेज़ में जो है ये डिवाइड कर देंगे, है ना। कॉलोनियल पीरियड में भी जो है अलग अलग फेजेस में, जैसे मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का फेज है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज है, फाइनेंस कैपिटलिज्म का फेज है। तो इन 3 फेज़ में हम डिवाइड करके बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये है कि सल्तनत पीरियड में जो है हम ये देखेंगे आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपको सल्तनत पढ़ने से पहले क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 1206 से पहले क्या चल रहा था। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पर जो है मैं दे देता हूँ, एक बता देता हूँ आपको कि जैसे मान के चलिए कि ये एक रफ मैप है इंडिया का। ठीक है, बेस्ट, ठीक है, ये मान के चलिए ऐसा है और ये अरबियन पेनिनसुला है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस्लाम का जन्म होता है 632 में, 32 में प्रॉफिट मोहम्मद की जो है डेथ होती है। 622 में यहाँ पर इस्लाम का जन्म होता है और तब से क्या है कि ये इस तरफ
और इस तरफ फैलती है, ठीक है। और यही फैलने के क्रम में जो है हमारे इंडिया की तरफ भी सिंध रीजन में जो है 712 में अरब इन्वेजन होता है, ठीक है ना। क्यों? पायरेसी को लेकर कि यहाँ पर जो ट्रेड करते थे लोकल जो ट्रेडर्स थे वो उनका जो है पायरेसी, ये अरब ट्रेडर्स जो है इस एरिया में उनकी पायरेसी हो जाती थी, सामान वामान कुछ लेकर जाते थे, तो ठीक है। तो इसलिए अरब इन्वेजन होता है और फिर हमारे यहाँ जो है मुस्लिम्स का इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो इस्लामिक कल्चर जो है हमारे यहाँ ऐसे फैलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 11th और 12th सेंचुरी, 11th और 12th सेंचुरी, तो 8th सेंचुरी की बात हो गई, ठीक है। तब से जो है कल्चरल इंट्रैक्शंस होते रहे हैं वेस्टर्न इंडिया में। इस रीजन में आपको जो है वो कल्चरल इंट्रैक्शंस जो है वेस्टर्न इंडिया में दिखेंगे आपको, ठीक है। पर जब 11th सेंचुरी आता है तो आप देखेंगे कि ये गजनविद इन्वेजन्स का टाइम है, ठीक है ना। ठीक है, गजनविद इन्वेजन्स में क्या होता है कि हाँ, गजनविद इन्वेजन्स में ये क्या होता है ना कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है 11th सेंचुरी का, मतलब 1001 से लेके ना करीब 23-24 तक, कई ऐसा लिटरेचर में लिखा जाता है, बार बार बताया जाता है हमें कि ये जो इन्वेजन्स हुए थे ये 17 बार हुए थे, है ना। गजनवी, मोहम्मद गजनवी का, है ना, महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है। एक जगह है गजनी बेसिकली, ठीक है ना। तो वहाँ से जो है वो बिलोंग करता था, इसलिए महमूद ऑफ गजनी बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद 12th सेंचुरी में हम देखते हैं कि 1175 के बाद जो है गोरियन इन्वेजन होता है, ठीक है ना। और गोरियन इन्वेजन जो है ये महमूद ऑफ गोरी था, ठीक है ना। ये सारे सेंट्रल एशिया से रिलेटेड थे, सेंट्रल एशिया के इस वाले रीजन से रिलेटेड थे। और ये टर्की है, हमारा टर्की का रीजन है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर जो है टर्किश ओरिजिन के थे, ठीक है। तो ये यहाँ से सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आते थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी हम पीछे अगर बात नहीं किया होगा तो अभी बता देता हूँ मैं कि ये जो हमारा रीजन है, ये जो रीजन है हमारा ना, ये यहाँ से इंडस रिवर बहती है, आपको पता है, और इधर से गंगा रिवर बहती है। तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन है वर्ल्ड का, ठीक है। और इस रीजन में जो प्रोस्पेरिटी है एग्रीकल्चर को लेके, उससे रिलेटेड जो हम एंशिएंट टाइम से ही देखते हैं कि बार बार जो है वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट से जो है इन्वेजन्स होते हैं। और इसमें हुना इन्वेजन और बहुत सारे इन्वेजन जो है पुराने समय में भी होता रहा है, ठीक है। तो ये एक हमेशा से ये वैसा एरिया रहा है जहाँ इन्वेजन्स होते रहे हैं, ठीक है। क्यों? रिसोर्स को लेकर, ठीक है। तो महमूद जो है गोरी जो है यहाँ पर इन्वेड करता है इंडिया को, ठीक है। और आप देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का ही जो है जो कमांडर था यहाँ इंडिया में, जो वॉर लड़ने आया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो महमूद गोरी का जो है ये था, क्या कहते हैं उसको, स्लेव था, ठीक है। स्लेव की बात हमने की है तो स्लेव में हम अभी बातचीत करेंगे और भी इस वाले मैटर पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम आज के लिए ये देख लेते हैं कि हमारा जो दिल्ली सल्तनत का लेक्चर होगा, देखो एक तो ये है कि एक लेक्चर में ये करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर क्या होगा, 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। कम से कम 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, और मेरा भी जो वो है मुंह दर्द करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि हम छोटे छोटे लेक्चर्स में बांट के पढ़ेंगे, और छोटे छोटे लेक्चर्स में जो है बांटने के लिए हमने आपको ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम एक स्ट्रक्चर के तहत जो है पढ़ेंगे, ठीक है, चीज़ों को। इसमें स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या है कि सबसे पहले अभी हमने आपको क्या बताया कि दिल्ली सल्तनत जो है के बारे में हमने बात की कि क्या है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो है ऑलरेडी हमने इसके बारे में पीछे बैकग्राउंड जो है बता दिया है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारा हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत की जो फाउंडेशन होती है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जो है कैसे दिल्ली जो है, दिल्ली से पॉलिटिक्स जो है कंट्रोल होती है, और कैसे ये स्लेव रहते हुए भी जो है राजा बने इंडिया में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि स्लेव कहने का मतलब दास, ठीक है ना, दास। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बीच बीच में हिंदी में तो बोलता ही हूँ, पर बीच बीच में हिंदी के टर्म्स जो है लिख दूंगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो मिडिल ईस्ट में दास प्रथा है, दास प्रथा क्या होती थी कि एक दास होता था, एक उसको कमोडिटी की तरह, सामान की तरह खरीदा या बेचा जाता था, ठीक है।
वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है महमूद गौरी द्वारा जो है खरीदा गया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको खरीदा था? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि इस फेज को जो है हम क्या कहते हैं? इस फेज को हम कहते हैं मामलुक डायनेस्टी, है ना, या स्लीव डायनेस्टी, ठीक है ना, मामलुक या स्लेव, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड ऐसा है कि इसमें स्लेव राजा होते थे, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन का फेज आता है, ठीक है। इसमें बलबन जो है रजिया के बाद जो है थोड़े टाइम के लिए 1236 से 40 के बीच में रजिया सुल्तान जो है उसमें थोड़ा सा पावर के लिए स्ट्रगल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बलबन जो है एक नया थियरी जो है लेकर आता है किंगशिप की, और इसको जो है एक नई हाइट तक ले जाता है इस एम्पायर को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे खलजी रिवॉल्यूशन के बारे में। हालांकि खलजी रिवॉल्यूशन बोला जाता है इसको क्योंकि खलजी जो है लो बॉर्न लोग होते थे। तो लो बॉर्न लोग जो है, लो बॉर्न कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जो नीची जाति के, मतलब ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि उनको ऐसा कंसीडर किया जाता है। उस तरह से खलजी को जो है वैसा कंसीडर किया जाता था कि ये बहुत ही गिरे हुए लोग हैं, बहुत ही ये हैं, ठीक है ना। तो उनका जो है एकदम कम समय में पावर में आ जाना मतलब बहुत ही एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं था, इसलिए जो है हिस्टोरियंस ने इसको खलजी रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। और खलजी पीरियड के बारे में फिर हम देखेंगे 1290 से 30 के बीच में, ठीक है ना। टोटल मिला के 5 डायनेस्टीज़ हुई थी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है ना, जिसमें स्लेव डायनेस्टी ये वाला फेज हम देखेंगे। उसके बाद खलजी डायनेस्टी देखेंगे, तुगलक डायनेस्टी देखेंगे, सैयद डायनेस्टी देखेंगे, लोधी देखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है आपको पता है? पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है ना। और पानीपत की पहली लड़ाई में क्या होता है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर जो है पावर कैप्चर कर लेता है और हमारे यहाँ मंगोल शासन जो है होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक इस वाले फेज में जो हमारे यहाँ तक है चीज़ें जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ये सारा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस फेज़ में जो हमारा जो 1206 से 1526 का जो फेज़ है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बदलाव आ रहे थे। जैसे सुल्तान का जो ऑफिस था उसका क्या रोल है और उसकी क्या चेंजेस आ रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे, क्योंकि 1206 से 1526 300 साल से ज़्यादा है। तो 300 सालों में क्या क्या बदलाव सुल्तान के क्या कहते हैं उसमें, सुल्तान के जो अथॉरिटी है उसमें और उसका जो पावर है उसमें क्या बदलाव आए, ठीक है ना। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ रूलिंग क्लास के बारे में बात करेंगे। जैसे रूलिंग क्लास नोबिलिटी होती थी, ठीक है ना। नोबिलिटी जैसे हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद होते थे ना पुराने समय में, उस तरह की जो है मंत्री परिषद होती थी और उसमें जो है किस तरह के लोग होते थे और कैसे अलग अलग फैक्शन के लोग, अलग अलग ग्रुप, जैसे क्या होता है ना रूलिंग क्लास में कई तरह के लोग थे। जैसे कुछ टर्किश ओरिजिन के थे, मतलब तुर्की के लोग थे, ठीक है ना। कुछ जो है पर्शियन ओरिजिन के थे, है ना। ठीक है, कुछ अरब थे, ठीक है, और कुछ इंडियन मुसलमान थे, ठीक है ना। ऐसे जो है 4-5 फैक्शंस जो है थे, ठीक है। तो 4-5 फैक्शंस जो है उसमें जो है अफ़गान थे, ठीक है ना। इस तरह से इन फैक्शंस में जो है क्या क्या बदलाव आ रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि इनके टाइम पर क्या बदलाव आ रहा था, इनके टाइम पर क्या आ रहा था, इनके टाइम पर, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिवेन्यू सिस्टम में हम देखेंगे कि रिवेन्यू सिस्टम किस तरह से जो है बदलाव लेकर आ रहे थे लोग, कैसे रिवेन्यू को रेज करने के लिए अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर रहे थे, है ना। दीवाने अरीज ये सब जो है ये इस्टेब्लिश कर रहे थे, है ना। उसके बाद रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अंजाम दे रहे थे, कैसे टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, है ना। और फिर उन टैक्स कलेक्ट की हुई टैक्स को जो है कहाँ पर ये एम्प्लॉय करते थे, ठीक है। उसके बाद हम आर्मी में बदलाव देखते हैं, ठीक है। आर्मी में क्या बदलाव देखते हैं हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी पुरानी जो आर्मी हुआ करती थी, जो राजपूत की आर्मी होती थी, उससे ये कैसे डिफरेंट था और इसमें क्या बदलाव आ रहे थे, इसमें भी हम देखेंगे। जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल डिवीजन्स के बारे में बात करेंगे और एकता सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एकता सिस्टम पर हो सकता है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एकता सिस्टम पर एक स्पेशल क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक फुल लेंथ का क्वेश्चन जो है आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में ये आ जाए, ठीक है।
पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे फिर कि जैसे बहुत सारे जो है जैसे सजदा है, पैबोश है, ये सब जो है क्या 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 चीज़ें होती थी। और जो कंसेप्ट इवोल्व होता था बलबन के टाइम में ना, कि थियोरी ऑफ किंगशिप जो है कैसे डेवलप हो रही थी, और खलजी का थियोरी ऑफ किंगशिप कैसे थी, है ना, और तुगलक का कैसा था, ये सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम इसको समराइज़ करेंगे कंक्लूजन में। ठीक है, तो हमारा मोर और लेस जो है लेक्चर जो है वो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का होने वाला है। कम से कम 4 या 5 लेक्चर हम करेंगे इस पर। ठीक है ना, 1-1 घंटे का मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर डालूँ। तो आप 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार आप जो है इसको रिवाइज़ करिए। यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ से देखिए, नोट्स पढ़ के रिवाइज़ कर रहे हैं तो नोट्स पढ़ के रिवाइज़ करिए। हालांकि नोट्स पढ़ के अब यहाँ पर भी अगर आप करेंगे कि 2x में, इसमें ना स्पीड चेंज करने वाला आता है यूट्यूब में, आप देखेंगे 2x 1.75x ऐसे करके, है ना, और 1.5x ऐसे करके, तो आप स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं कम समय में। ठीक है ना, रिवीजन के तौर पर। तो हम फाउंडेशन की बात करेंगे। ठीक है, कि चलिए ठीक है, हमने बात कर ली कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम पहले ये वाला सेक्शन डील करेंगे, फाउंडेशन वाला। ठीक है, कि फाउंडेशन में क्या क्या चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, 1206 में फाउंडेशन होता है दिल्ली सल्तनत का, फॉर्मल फाउंडेशन। ठीक, लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले हम आपको पता होनी चाहिए कि गोरियन इन्वेजन होता है और गोरी की मौत हो जाती है 1206 में। ठीक है, तो जब गोरी का इन्वेजन होता है 1192 में, ठीक है ना, और 1193 में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस समय जो है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये 91 है और ये 92 है। ठीक है, ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है। नेट जेआरएफ वाले और पीजीटी वाले इस बात का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, और ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन है, और थर्ड जो है ना वो 1215-16 में लड़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको पता है कौन जीता था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, किसको हराया था? गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी। ठीक है ना, उसके बाद जो सेकंड में हुआ था ना, तो पृथ्वीराज चौहान ये इसमें जीतता है 1191 वाले में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में भगा देता है उसको मार के। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो है ना, मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाता है। ठीक है, फिर से पृथ्वीराज चौहान ही थे। ठीक है, उसके बाद ये जब होता है ना, तो एक सीरीज़ ऑफ जो कॉन्क्वेस्ट है, एक सीरीज़ ऑफ मतलब धीरे धीरे क्या है कि ये इस तरफ जब एंटर करना स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से एंटर करना स्टार्ट करते हैं, तो दिल्ली पहुंचना था इनको, है ना। आपने सुना होगा ना, चलो दिल्ली वाला नारा, तो वैसे ही चलो दिल्ली वाला नारा जो है इनका वैसा था। तो इस तरफ पहुंचने के क्रम में क्या है ना, कि बीच बीच में जितने भी छोटे मोटे राजपूताना वो आ रहे थे, राज्य आ रहे थे, उनको इन्होंने जीता। ठीक है, तो उनको जीतने में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है बहुत बड़ा रोल था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, आपको पता है कि इसका जो मिलिट्री कमांडर था, ठीक है ना, किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, इंडिया में। तो अरब इन्वेजन, गजनवी इन्वेजन और गोरी इन्वेजन, इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, स्लेव सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली है कि स्लेव सिस्टम क्या होता है, और वेस्ट एशिया में स्लेव सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो स्लेव सिस्टम में आपको ये चीज़ पता है कि स्लेव को जो दास होते थे उसको खरीदा या बेचा जा सकता था एक वस्तु की तरह। ठीक है, और उसको फिर इसी तरह से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्लेव्स को जो है खरीदा बेचा जा सकता है, तो इतना कम स्टेटस, मतलब एक सामान के तरह जो है था, तो वो इतने बड़े मतलब ओहदे पर कैसे पहुँचे कि दिल्ली का सुल्तान बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप देख रहे हैं कि स्लेव सिस्टम जो वेस्ट एशिया में था, वो वर्ल्ड में जैसा स्लेव सिस्टम होता था उससे डिफरेंट था। इसमें मतलब अपने बच्चों की तरह खरीदते थे उनको। ठीक है ना, उसको ट्रेन करते थे और फिर उसको एक मिलिट्री कमांडर के रूप में डेवलप करते थे। तो ऐसे ही स्लेव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश था। ठीक है, तो वेस्ट एशिया का स्लेव सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी के जगहों से। ठीक है,
वहाँ पर स्लेव्स को जो है ईजिली जो है फ्लरिश करने के लिए जो है टाइम दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको एक रिसोर्स के तौर पर जो है यूज़ किया जा सकता था, बेटर जो है रिसोर्स उसको बनाया जाता था। और इवन हम बहुत बार देखते हैं कि स्लेव जो है वो मास्टर के बेटियों से शादी भी करता है अगर उनके बेटे नहीं होते हैं तो, और फिर उसका जो है वो साम्राज्य इनहेरिट करता है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक भी ऐसा था, और इल्तुतमिश भी जो है कुतुबुद्दीन की ऐबक से जो है की बेटी से जो है शादी कर रखा था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि 1192 के बैटल ऑफ तराइन में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐसा हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये कहा कि जब 1192 से लेके 1206 तक जो है ये इनका कन्क्वेस्ट चल रहा था, ऐसे करके ये आ रहे थे, है ना। यहाँ पर देखिए रेड लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसे करके ये आ रहे थे। तो दिल्ली पहुँचने के टाइम तक जो है क्या होता था कि बीच बीच में जो छोटे मोटे किंगडम्स पड़ रहे थे, जिनमें से कौन था, कोयल था, ठीक है ना। इसको ये अलीगढ़ के एरिया में था, ठीक है ना। अलीगढ़ आपको पता है दिल्ली के पास ही है। उसके बाद रणथंभौर था, इनको जो है 1195 में इन्होंने जीता। बदायूं था, ये यूपी में पड़ता है, ये इनको 1196-97 में जीता। कन्नौज आपको पता है, हर्षवर्धन वाला कन्नौज याद है ना आपको, तो वो वाला कन्नौज 1198-99 में जीता, ठीक है ना। कलिंजर जीता, महोबा जीता, खजुराहो जीता। खजुराहो आपको पता है ना क्या है खजुराहो, वहाँ पर क्या है, टेम्पल है, ठीक है ना। खजुराहो में एक सीरीज ऑफ टेम्पल्स है, वहाँ पर हमें इरोटिक इमेजेस दिखते हैं, स्कल्पचर दिखते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे NET वाले बच्चों और PGT वाले, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको प्रमोट करके मलिक के रैंक पर पहुंचा दिया जाता है 1206 में, और ये वही ईयर है जब गौरी जो है मर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि गौरी ने एम्पायर जो है, गौरी के मरने के बाद देखो क्या है कि हम बार बार एक मैप बनाते हैं ऐसे, तो ये सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक जो इसका पोजीशन था ना, उसके पोजीशन था, ठीक है ना। सेंट्रल एशिया में भी इनका राज्य था, यहाँ से जो है यहाँ इन्वेड करने आए थे, ठीक है। पर क्या था कि इस वाले जो पूरा पोजीशन था इनका ना, तो इनके मरने के बाद जो इनके अलग अलग स्लेव्स थे, उन्होंने कहा कि हम जो है ये इनहेरिट करेंगे, हम इनहेरिट करेंगे, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन मोहम्मद था, उसने जो है वेस्ट एशिया वाला जो है पूरा साम्राज्य जो है इनहेरिट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद यजुद्दीन यल्दूज था, ठीक है ना, इसने इंडियन एम्पायर को जो है क्लेम किया, पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ईजिली उसको आउस्ट करके जो है, और ईजिली जो है ये वाला पोर्शन पे जो है ये कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इल्तुतमिश ने किस तरह से जो है शुरू के दिनों में जो है वो एक्सपैंड किया एम्पायर को, है ना, कि अलग अलग जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ को जीत के इसको बड़ा किया, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि यल्दूज के क्लेम को भी ये खारिज करता है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इल्तुतमिश का जो है ना वो डेथ हो जाता है 1206 में पोलो खेलते वक्त, ठीक है। तो बहुत सारे वो एग्ज़ाम्स में MCQs भी आते हैं कि कौन ऐसा सुल्तान था जो पोलो खेलते हुए मारा गया था, तो इल्तुतमिश था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इल्तुतमिश नहीं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर जो है हम देखते हैं सुल्तान, वो हमारा इल्तुतमिश था, ठीक है ना। इल्तुतमिश जो है वो उसका क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेसिकली ये बदायूं का जो है गवर्नर था, और प्लस कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली है कि उसके डॉटर से इसने शादी कर रखा था, ठीक है। और इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ना एक बेटा भी था, ठीक है। पर उसको जो है ना मतलब ऐसा था कि जो स्लेव सिस्टम था, जो अमीर थे, हमने बात की है ना, हमने बात की थी कि जो एक राजा है वो बहुत सारे मंत्रियों से घिरा हुआ होता है, उसमें अलग अलग जगह के लोग जो है अलग अलग फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं। हमारे यहाँ भी देखते हैं ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे हमारा NDA है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी पार्टीज़ का जो है अलायंस है, ठीक है ना। एक राजा है हमारे, जैसे मतलब ऐसा सीरियसली मत लेना कोई, एक मोदी जी हैं जैसे कि एक राजा, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि अलग अलग जो है पार्टीज़ थे, जैसे शिवसेना थी पहले, है ना। उसके बाद बिहार में आप देखेंगे तो JDU थी, ठीक है। बहुत सारे अलायंस हैं इनके ना, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टीज़ हैं, एक हम पार्टी है, ठीक है।
तो इस तरह से क्या है कि ये सब पार्टीज मिल के ना एक राजा को जो है ये करता है। तो इस तरह से अब इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी इनके इंटरेस्ट भी अलग है, इनके इंटरेस्ट अलग है, इनके इंटरेस्ट अलग है। पर क्या है कि इन सब को मिला के जो है राजा एक यहाँ पर बनाया गया है। तो इसी तरह क्या है कि एक सेंटर में राजा होता है और अलग अलग फैक्शन के लोग अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी में से एक फैक्शन था अमीर का, ठीक है। ये बेसिकली सिंध रीजन के लोग थे। तो अमीर ने जो है ना वो ये किया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम जो है मैं भूल रहा हूँ, आराम शाह था, ठीक है। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो बेटा था। और आराम शाह को जो है ना मतलब ये तो अगर नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं, पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको अगर रूलर्स का नाम ये सजाने के लिए आता है कि भाई क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो है आप सजाइए, ठीक है। तो आप ऐबक के बाद ना आराम शाह को रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये 8 महीने के लिए राजा बना था, ठीक है, सुल्तान बना था, उसके बाद इल्तुतमिश, ठीक है। तो अब ये नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सीधे जो है आप पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आप इसके बाद इसको सीधा सीधा मान सकते हैं। पर आप अगर आप छोटे मतलब एकदम माइन्यूट लेवल पर जो है एमसीक्यू सॉल्व करने को देखेंगे तो आराम से बीच में आता है 8 महीनों के लिए, करीब 7-8 महीनों के लिए जो है वो राजा बनता है, सुल्तान बनता है। और वो इन अमीर्स के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, ठीक है ना। मतलब इन अमीर्स ने जो है उनको राजा डिक्लेयर किया था, सुल्तान डिक्लेयर किया था। पर इल्तुतमिश जो है वो अपना क्लेम खुद रख रहा था, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है आते ही उसको मतलब अब जैसा कि देख रहे हैं कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होते ही हमें क्या देखने को मिलता है कि अभी एम्पायर जो है स्टेबल नहीं था। मतलब क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे, जैसे कुछ एरियाज़ थे जैसे रणथंभौर और ग्वालियर जो था वो इंडिपेंडेंस जो है वो अपनी घोषित कर ली थी, उन्होंने दोबारा से अपनी टेरिटरी जो है गेन कर ली थी, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसा नहीं था कि मतलब कॉन्क्वेस्ट कर दिया और अब जो है मतलब एकदम स्टेबल राज्य मिला था इल्तुतमिश को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी साथ साथ मिले थे। जैसे यल्दूज और कुबाचा जो है वेस्ट में थे, ठीक है, वेस्ट में मतलब सिंध और मुल्तान के रीजन में, ठीक है ना, और वेस्ट बेसिकली वेस्ट इंडिया में, ठीक है ना। तो इसमें इन प्रॉब्लम्स में क्या होता था कि यल्दूज और कुबाचा जो थे वो पावरफुल थे, ठीक है ना, मतलब इससे पावरफुल थे। और पावरफुल थे तो क्या है कि इसने देखा कि भाई पावरफुल है, हमसे अभी लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे और पावर भी वो कैप्चर कर लेंगे। तो इन्होंने कॉशस और कॉम्प्रोमाइज़ का जो है पॉलिसी अपनाई शुरू में, ठीक है ना। फिर इन्होंने जो है शुरू में जैसे क्या होता था कि ये उनके नाम पर जो है राज कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो यल्दूज ने ना 1215-16 में क्या किया कि ये पंजाब मतलब 1210 में सुल्तान बने और 4-5 साल के बाद ही जो यल्दूज जो है वो दिल्ली की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, दिल्ली का जो है थ्रोन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। पहले पंजाब को जीता और उसके बाद दिल्ली की तरफ वो करने लगा। फिर क्या हुआ कि बैटल ऑफ तराइन में जो है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन में, आपको हमने ऑलरेडी पीछे बताया है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन में क्या है कि इल्तुतमिश जो है वो यल्दूज को हरा देता है और फिर क्या है कि ये दिल्ली का जो है इकलौता वैसा जो है बन जाता है और सुल्तान जो है एक पावरफुल सुल्तान के रूप में जो है इमर्ज होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल में भी जो है प्रॉब्लम थी। जैसे अली मर्दन था, ठीक है ना, वहाँ का लोकल गवर्नर, ठीक है ना, और उसका एक सक्सेसर था इवाज, ठीक है, इवाज नाम था उसका, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद इवाज जो है ना वो क्या करता है कि वो इंडिपेंडेंस ये कर देता है, घोषित कर देता है अपना कि हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अली मर्दन ही इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है। तो इवाज उसका जो सक्सेसर था, उससे जो है कई बार जो है 3-4 बार वो जो है वॉर होता है, ठीक है, 3-4 फेज में जो है वॉर होता है। और उसमें ना इल्तुतमिश के सन की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद की, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश खुद जो है एक्सपेडिशन करता है, खुद वॉर पे जाता है, फ्रंट पे जो है फ्रंट रनर था। और फिर क्या है कि इवाज की जो है हत्या करता है और उसका जो है फिर वहाँ बंगाल पे कंट्रोल करता है फुल, ठीक है। उसके बाद कन्फ्यूजन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, कन्फ्यूजन एट दिल्ली, ठीक है ना। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है वो सन का जो आराम शाह था,
इसका इसका नाम मैं भूल गया था अभी भी, ठीक है ना। आराम शाह था। तो आराम शाह का जो है कैसे आराम शाह से ये इल्तुतमिश डील किया है ना, 7-8 महीनों के लिए आमिर ने उसको गद्दी पर बिठा भी दिया, पर क्या है कि इसने अपने क्लेम को दोबारा से जो है इल्तुतमिश ने वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे राजपूताना में रणथंभौर और ग्वालियर जो है कैप्चर कर लिए गए थे, रिकवर कर लिए गए थे दोबारा से राजपूतों के द्वारा, पर इनको दोबारा से 1226 में, 1231 में, इसको 1226 में और इसको 1231 में इसने ये कर लिया, दोबारा से कैप्चर कर लिया, ठीक है। मंगोल का भी थ्रेट था, आपको पता है कि इस समय जो है मंगोलिया में जो है मंगोल एम्पायर का जो है गठन हो रहा था। अब मंगोल एम्पायर कहाँ था, एक बार मैं आपको बैकग्राउंड के तौर पे बता देता हूँ। जैसे आप ये इंडिया देख रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे पीछे की तरफ जो है इंडो चाइना है, इंडो चाइना के बाद इधर चाइना है, आप देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी और बड़ा बनाना था, हाँ। अब देख रहे हैं ये वाला रीजन जो है ना मंगोलिया है, आपको अभी भी मंगोलिया कंट्री जो है यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, चाइना के बाद, ठीक है, रूस और चाइना के बीच में पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे रूस है और ऐसे चाइना है, ठीक है। तो ये वाले रीजन में क्या होता था कि इस रीजन से जो है ये वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, चारों तरफ जो है ये एक्सपेंसन कर रहे थे, ठीक है, मंगोलियंस। तो क्या था कि जब एक्सपेंसन कर रहे थे ना, तो सेंट्रल एशियन क्रान जो है ख्वाजरम, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ख्वारजम जो है एक जगह थी, वहाँ का जो प्रिंस है उसका नाम था मनकबरनी, ठीक है ना, जलालुद्दीन मनकबरनी। तो वो ना मंगोल से भाग कर इंडिया आ गया था, ठीक है ना, ये 1220 के आसपास की बात है, ठीक है। तो ये भागकर इंडिया आ गया था। तो क्या था कि अगर इसको इल्तुतमिश शरण देता तो क्या था कि मंगोल जो है इंडिया पे अटैक करते, ठीक है ना, इल्तुतमिश के एम्पायर पर अटैक करते। और अगर ये उसको शरण नहीं देता तो क्या होता कि ये एक बहुत ही सेलिब्रेटेड जो है इस्लामिक वर्ल्ड का एक सेलिब्रेटेड जो है वो पर्सन था, ठीक है ना। तो ये था कि इल्तुतमिश की जो है बदनामी हो जाती इस्लामिक वर्ल्ड में कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है डायलेमा में जो है इल्तुतमिश फंस गया था। पर क्या है कि इनिशियल ईयर में इसने प्रोटेक्शन दिया और फिर उसको कहा कि भैया आप जाओ, ठीक है। तो 1100 करीब शायद 24 में, ठीक है ना, 1224 में यहाँ से वो चला जाता है। ये वाली घटना 1124 की है। उसके बाद क्या है कि जो चंगेज़ खान है 1227 में मर जाता है, ठीक है ना। तो आप ये भी देखेंगे कि इसके जस्ट बाद ही चंगेज़ खान जो है मर जाता है। तो इसलिए भी जो है एक मंगोल थ्रेट जो है वो ये हो जाता है कि मंगोल जो है अटैक नहीं करते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश के एम्पायर पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि इल्तुतमिश जो था एक एबल्ड रूलर था। एबल्ड रूलर कहने का मतलब कि वो फ्रंट पे लड़ने भी गया था बंगाल में, ठीक है, और वो एक एबल्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने आप देखा कि भाई मतलब हम एक कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि इसको शरण दी जाए कि नहीं दी जाए, तो उसको भी बहुत इफिशिएंटली जो है टैकल करता है, ठीक है। और लॉस्ट जो है टेरिटरी भी जो है वो ये करता है, रिकवर करता है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं कि इसके कंट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशंस में जो है सुल्तान का जो है कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि आपको पता है कि ये जो सुल्तान था वो एक स्लेव था, मतलब दास था, ठीक है। तो अगर दास है तो क्या होता है कि दास था तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी जो है दासत्व से मुक्त किए बिना मर गया, ठीक है। मतलब उसने इसको दासत्व से मुक्त नहीं किया था। मरते वक्त भी जो है मोहम्मद गोरी का जो है ये दास था, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मतलब फुल फ्लेजेड रूलर के रूप में जो है ना नहीं देखता था खुद को, वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखता था महमूद गोरी को, ठीक है। पर आप देखेंगे और महमूद गोरी जो है ये इसको बिना राइट ऑफ किए जो है मर जाता है, ठीक है। पर सुल्तान इल्तुतमिश का जो है आप देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है एक टाइटल जो है वो अपनाता है इस तरह से, शमसुद्दीन उसका नाम था, आपको पता होना चाहिए। और टाइटल इल्तुतमिश का जो है अपनाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है फुल फ्लेजेड जो है सुल्तान बनता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है सुल्तान ये था, दास था, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि सबसे पहला चैलेंज ये था इसके पास कि सुल्तान का जो स्टेटस था उसको कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्लेव्स जो है रूल कर रहे थे सुल्तान के रूप में, जो है स्लेव्स पहले थे, ठीक है। स्लेव मतलब दास, ठीक है। तो दासों की वैसी ही दयनीय स्थिति होती है समाज में और उनके द्वारा रूल किए गए सुल्तान
उनके द्वारा रूल किए गए पॉलिटिक्स को कोई भी अपनी वो नहीं देगी ना, लीगैलिटी नहीं देगी, ठीक है ना। वो कहेगा कि भाई ये इलीगल जो है, हमें इलीगली जो है हमें रूल कर रहा है तलवार के जोर पे, है ना। तो एक लेजिटिमेसी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो उसको जो है इसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, इसने जो है एक मंत्री परिषद की गठन की जिसका नाम था तुर्कान चहलगानी, ठीक है। तुर्कान चहलगानी का क्या मतलब होता है, तो तुर्कान चहलगानी एक ऐसा मंत्री परिषद था, ऐसा इंस्टीट्यूशन था 40 टर्किश नोबल्स की, ठीक है ना, तुर्की के नोबल की, तुर्की नोबल की, ठीक है। इसको एक बार आप देख, उमड़ा, ठीक है ना, उमड़ा वर्ग इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो तुर्कान चहलगानी जो है इसने शुरू की, और इसमें क्या होता है कि फेमस 40 इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली सुल्तान को असिस्ट करने के लिए था, ठीक है ना, बहुत सारे मैटर्स में असिस्ट करता था, और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता था, ठीक है ना, मतलब शासन व्यवस्था भी देखता था, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि सुल्तान ने अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर किया, किसको, फेमस 40 को स्पॉन्सर करने का मतलब कि बढ़ावा दिया, और ये सुल्तान के स्टेटस को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं कि इक्ता सिस्टम होता है। इक्ता सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम एक डिटेल लेक्चर लेकर आएंगे। क्या कहते हैं, अभी के लिए आप इतना जान लें कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए और टैक्स कलेक्शन के लिए होता था। लोकल लेवल पर लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, जिसको एकता ग्रांट दी जाती थी, उस पर जो है उसको लॉ ऑर्डर उस एरिया में देखना पड़ता था, शासन व्यवस्था, और उसके बाद जो है उस एरिया का टैक्स कलेक्शन करके जो है सरकारी खजाने में जमा करना काम होता था, ठीक है। इसके बारे में, एकता सिस्टम के बारे में जो चेंजेस आ रहे थे सुल्तानों के बीच में, उसके बारे में हम बात करेंगे, पर अभी नहीं, उसके लिए फ्रेश वीडियो लेकर आएंगे। एक ही वीडियो में जो है हम पूरा का पूरा जो है आपको एकता सिस्टम डिटेल में बताएंगे, खास के उनके लिए जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए भी ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें भी जो है आपको ये चेंजेस के बारे में जो है स्टेटमेंट्स पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखेंगे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो है आप देखेंगे कि इसने 2 कॉइन्स का जो है स्टार्ट किया, 2 कॉइन्स जो है स्टार्ट किया। इसका नाम था, एक का तनका और दूसरा जीतल, ठीक है। तनका जो है ये सिल्वर कॉइन था, और जीतल जो है कॉपर कॉइन था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, और देखेंगे कि आप इस तरह से जो है मॉनेटरी पॉलिसीज भी जो है ये लेकर आता है, और मनी इकोनॉमी को भी जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जो लिटरेचर और पोइट्री वगैरह को भी जो है स्पॉन्सर कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि आज के समय में जैसे एजुकेशन वगैरह को जो है, खास के हिस्ट्री को, इतिहास लेखन को ख़राब किया जाता है, वैसा वो नहीं था। और आप देखेंगे कि उसके समय में तबकाते नासरी लिखी जाती है। नेट जेआरएफ वाले लोग कान खड़े कर लें अपनी, ठीक है। तबकाते नासरी जो है मिनहाजुस सिराज ने लिखा था, ठीक है ना। एक जवामी उल हिकायत, ठीक है ना, जमावी उल हिकायत जो है ये लिखा था रेजाब औफी ने, ठीक है ना। तो ये 2-3 ये इसके कोट पोइट्स थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसके इल्तुतमिश के कोट पोइट्स थे। तो आपको जेआरएफ वाले लोगों को, पीजीटी वाले लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मिलान करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मिलान करना होगा कि किसके टाइम पीरियड में कौन था मिनहाजुल सिराज, है ना, या फिर रजाब औफी, है ना। इस तरह से आपको मिलान भी करने के लिए आ सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाली किताब किसने लिखी थी, ये वाली किताब किसने लिखी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये वाला स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है, ऐसा नेट जेआरएफ के पेपर में पूछते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और ऐसे एग्जांपल्स आप जैसे देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आप वो कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर का नेट जेआरएफ का पेपर जो है डिस्कशन के लिए लेकर आऊँगा, और उसके लिए जो है डिटेल डिस्कशन करूँगा, और रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बताऊँगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना था हमें, और कैसे जो है इस क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचा जाता था, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है जिससे आपको दोबारा सवाल देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो आप बने रहिए, हम उसके लिए जो है एक जेआरएफ का जो है अलग से लेक्चर सीरीज़ लेकर आएंगे, जिसमें मैं पेपर डिस्कस करूँगा पिछले 3-4 सालों के, ठीक है। तो के निजामी का कहना है, ठीक है, ये एक हिस्टोरियन है, कि ये इल्तुतमिश के बारे में लिखते हैं, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया, ठीक है। और ये कहते हैं कि ही वॉज श्रेड कॉशस एंड फार सीइंग स्टेट्समैन, ठीक है ना। मतलब एक बहुत ही दूरदर्शी जो है वो
पॉलिटिशियन था, ठीक है ना, मतलब एक नेता था जिसमें ही गेव द कंट्री अ कैपिटल, ठीक है ना, उसने एक कैपिटल दिया इस देश को, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट दिया। मतलब आप देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश था उसने सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट से एकदम बिल्कुल ही हटा दिया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप जब देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आए, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो बाहर से आए, जैसे हुना आए, ठीक है ना, शक आए, कुषाण आए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो है सेंट्रल, इधर मैप बनाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। जैसे आप ये देखेंगे कि ये मैप है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही सपोज करो इंडिया का मैप है, इधर अफ्रीका है, सपोज कर लो, ठीक है। तो क्या होता है कि ये आप देखेंगे कि इस तरफ से जो है फॉरेन इन्वेजन्स जो है हमेशा होते रहे हैं, बहुत पुराने समय से लेके मॉडर्न एज तक, ठीक है। तो इन सब में क्या चीज़ें कॉमन थी? एक कॉमन पॉइंट ये था कि जो भी इंडिया में आए ना, इंडिया में रह गए, ठीक है, मतलब यहाँ से वेल्थ लेकर बाहर नहीं गए, ठीक है, वेल्थ जो है ये यहाँ से बाहर नहीं लेकर गए, यहीं पर रह गए। जैसे मंगोल्स यहाँ आए, मंगोल्स भी यहाँ रह गए, मुगल एम्पायर गठन किया, दिल्ली सल्तनत में टर्किश लोग आए, टर्किश लोग आकर यहीं रह गए, है ना। तो इस तरह से क्या है कि आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है इल्तुतमिश गठन करता है इसके सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स को काट कर, ठीक है ना। आपको पता है सेंट्रल एशिया में जो है दूसरा एम्पायर जो है वहाँ फ्लरिश कर रहा था, और उसको जो है एकदम से काट के जो है एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, और एक यूनिटी जो है, एक यूनिफाइंग एजेंट के रूप में जो है काम करता है, और इसको एक यूनिफाइंग एजेंट जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप कहेंगे कि सर इससे पहले नहीं था क्या मोनार्किकल? तो ऐसा नहीं है कि नहीं था मोनार्किकल सिस्टम, बट था, पर इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं था। मतलब एक डिस्पोटिज्म होता है ना, वो डिस्पोटिज्म जो है पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, सामंतवादी व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा चरम पर थी। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है, एक राजा होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इससे एक अलग अलग तरह से जुड़े हुए होते हैं, एक रिलेशन के तहत जो है जुड़े हुए होते हैं, और समय पड़ने पर ये मिलिट्री हेल्प जो है इसको करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो एक मोनार्किकल फॉर्म जो है गवर्नमेंट का, एक डिस्पोटिक फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिलता है बहुत समय बाद। कब से? गुप्ता एम्पायर के बाद, ठीक है ना। गुप्ता एम्पायर में हमें एक मोनार्किकल फॉर्म जो है ज़्यादा डिस्पोटिक दिखता है, पर उसके बाद बीच में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स थे, और अर्ली मिडिवल का पेपर जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें बताऊँगा कि कैसे फ्रैगमेंट्स थे, और इसके इस टाइम फेज को है, मतलब 600 से 1200 के फेज को जो है इंडियन फ्यूडलिज्म का जो है कंसेप्ट दिया गया था, ठीक है, भारतीय सामंतवाद का कंसेप्ट। हम उसके बारे में बात करेंगे जब उस वाले सेशन को डील करेंगे तब, ठीक है। तो ये देखेंगे कि मोनार्किकल फॉर्म जो है गवर्नमेंट का दिया, और एक गवर्निंग क्लास तुर्कान चहलगानी, है ना, याद है ना आपको, तुर्कान चहलगानी जो है इसने दिया। और आप देखेंगे कि एक गवर्निंग क्लास के रूप में तुर्कान चहलगानी और बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन इसने दिया, दीवाने अरीज, दीवाने खास तो उधर का था, दीवाने अरीज वगैरह जो है ये देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एकता सिस्टम देता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है हमें एक गवर्निंग प्रिंसिपल्स और गवर्निंग क्लास के रूप में जो है हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर इतना देर तक आ गए हैं यहाँ से देखते देखते तो। और अगर आपको और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि सर ये डाउट है, क्लियर कर दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें क्लियर कर दूँगा। अब चूँकि हमारे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं लाइव आपको पढ़ाऊँ, तो अभी लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लाइव पढ़ाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। तो इतने हो जाएंगे तो मैं लाइव पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। और लाइव लेक्चर लेकर आऊँगा तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी जो है मैं डील कर दूँगा। पर अभी के लिए ये है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस को जो है टाइप करके छोड़ दें, मैं वो देखूँगा आपके कमेंट्स, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको वो डील करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं यहाँ से डील कर दूँगा। और इवन सिर्फ प्रोग्राम नहीं, ऑनर्स वालों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ऑनर्स में भी बच्चे हैं वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल से हमें जुड़ जाइए, ठीक है। हम टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उस टेलीग्राम चैनल पे जो है ये वाला PDF आपको मिलेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए
एक चीज़ ये है कि आप मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है मैंने हिंदी में लिखे हैं वो देख लेंगे, और आप ये कोशिश करेंगे वीडियो के साथ साथ मैं जैसे बोलता हूँ आपको हिंदी में नोट्स बना लेना है, ठीक है। खुद के नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी हम फर्दर अगर कुछ ऐसा है तो हम देख लेंगे उसके ऊपर, है ना, हिंदी मीडियम के लिए। पर अभी के लिए ये है कि आप खुद से नोट्स बनाइए हिंदी में, जैसे भी आपको जैसा भी भाषा आपको आता है उसी भाषा में बनाइए, जैसा आपको देखने में अच्छा लगे और समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई और रेलेवेंट पर्सन है जिसको आप ये वीडियो भेज सकते हैं, जो जिसके काम का ये वीडियो है, तो आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।